विषय हिंदी, कक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, वर्ष 2022 से 2026। कोर्स का शीर्षक नागार्जुन के काव्य में मानवीय मूल्य। विचार बिंदु हैं सामाजिक यथार्थ, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सामूहिक नरसंहार, शोषित वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता और जीवन संघर्ष। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे जन कवि बाबा नागार्जुन के काव्य में मानवीय मूल्यों। नागार्जुन के काव्य की यदि बात की जाए तो बाबा नागार्जुन का जो संपूर्ण काव्य है वो दलित, पीड़ित, शोषित, किसान, मजदूर, स्त्री आदि सभी की समस्याओं को ही नहीं उठाता है, बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत करता है, और ऐसा समाधान जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, संपूर्ण मानवता के हित में हो। नागार्जुन जैसा कवि ही समाज में परिवर्तन लाने की बात उठा सकता है। वे मानते हैं कि परिवर्तन आसानी से नहीं हुआ करते हैं, उनके लिए खूनी संघर्ष की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये सच भी है कि अधिकार और हक मांगने से नहीं बल्कि छीनने से ही मिलते हैं। नागार्जुन की संवेदना राजनीति से होती हुई समाज के प्रत्येक उस आम आदमी तक जा पहुंचती है जहां वह सम्मान और बराबरी का दर्जा पाने को संघर्षरत है। एक नागार्जुन की बहुत लंबी कविता है, उसको उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, वह है हरिजन गाथा। यह सन 1977 में प्रकाशित हुई और इसी कविता के माध्यम से बाबा नागार्जुन ने पूरे भारतीय समाज के उस छिपे हुए चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो आज़ादी से पहले कैसा था और आज़ादी के बाद कैसा। व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जाति एवं संप्रदाय एवं धर्म के भेदभावों को पूरी तरह से मिटा देता है, लेकिन जैसे ही उसके स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद फिर वह अपनी नीच और घिनौनी और अमानवीय हरकतों से बाज नहीं आता है। जिस दलित समुदाय का सदियों से शोषण किया जाता रहा, जिस दलित समुदाय ने समाज की सदियों से सेवा की, निस्वार्थ भाव से सेवा की, और जिस शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित एवं नारी ने समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन्हीं के साथ किस तरह का सलूक किया गया। कवि मानता है कि जिस तथाकथित सवर्ण एवं सामंती वर्ग ने दलितों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया, उनकी सामूहिक हत्याएं की, अब उनके उस शोषण एवं उत्पीड़न पर दलित समाज चुप बैठने वाला नहीं है। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी दलितों का नरसंहार लगातार जारी है। अंतर केवल इतना है कि स्वरूप बदला है। यह किसी देश के हित में कभी नहीं हो सकता है। कविता के प्रारंभ में ही कवि कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सवर्णों ने अपने ही सैकड़ों मनुपुत्रों को जिंदा जलाया हो, लेकिन फिर दलितों का नरसंहार ही क्यों? आज नहीं तो कल उनकी आगे आने वाली पीढ़ी, गर्भ में पल रहे शिशु इस नरसंहार को ज़रूर अनुभव करेंगे और इसका ऐसा बदला चुकाएंगे कि आने वाला इतिहास उसको कभी भी भुला नहीं पाएगा। कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि जो गर्भिणी माताओं की निर्मम हत्या की और एक साथ दो दो जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। तब कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कवि दिखाता है कि किस नरसंहार को अंजाम देने के लिए इस हद तक उस नरसंहार की सारी तैयारियां, तेल, लकड़ी, सूखी घास, मोटे लक्कड़ सभी जुटाए जाते हैं और उल्लासपूर्वक होली के जश्न की तरह
उसको खुशी से मनाया जाता है। जहाँ यह काला कारनामा होता है वहाँ से मात्र 10 मील दूर पड़ता था थाना। थाने में सूचना पहुँचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तो दूर, वहाँ पुलिस को भी पहुँचने में बहुत वक्त गुजर जाता है। बार बार शिकायत करने के बाद भी दरोगा के कान पर जू नहीं रेंगती थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हों संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हों तैयारियां। सरेआम केरोसिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वह समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों। कवि स्पष्ट करता है कि समूचे नरसंहार के पीछे सवर्ण ही नहीं, उनका पूरा पुलिस प्रशासन, उनकी न्याय व्यवस्था, कानून जैसे सब के सब उनकी गोदी में बैठे हुए मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सारे पदों पर नीचे से लेकर ऊपर तक यही विराजमान होते हैं। इसीलिए ये घटनाएं इतनी आसानी से घटित हो जाती हैं। इस कविता के समय से लेकर आज तक ये घटनाएं कहीं न कहीं समाज में हमारे सामने जिंदा हैं। दलितों के नरसंहार की घटनाएं इसी तरह से आज़ादी के बाद भी चली आ रही हैं। यदि इन पर अंकुश न लगाया गया तो एक दिन वह आएगा कि इसके अंजाम की भी कोई चिंता नहीं करेगा। इसी तरह की एक घटना घटित हुई अक्टूबर 2015 में बल्लभगढ़ में हुई, जहां पूरे परिवार और 2 मासूमों को, जिनकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष तक रही होगी, इनको जिंदा जला दिया गया। यदि ध्यान से देखा जाए तो 1960 के बाद अधिकांश कवियों ने दलितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दलितों एवं श्रमिकों के दर्द को अपनी लेखनी के माध्यम से अपने ढंग से व्यक्त किया है, और यह कविता उस बदलाव की ओर इशारा करती है जो समय के साथ साथ होने वाला है। इतना ही नहीं, जब ये देश में ये दलितों की हत्याएं होती हैं तो उनमें डॉक्टर, पुलिस सभी शामिल होते हैं, और फर्जी रिपोर्ट लगाकर पुश्तैनी झगड़ा करार दे दिया जाता है और मामले की इतिश्री कर दी जाती है। नागार्जुन चूंकि बिहार राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वहाँ की आंखों देखी खौफनाक तस्वीर को वे साफ साफ बयां करते हैं। कहते हैं कि बिहार के गांव में न्यूनतम वेतन मांगने के अपराध में 18 दलितों को हत्या कर दी गई। इस पूरे के पूरे कांड को नौनी नगमा हत्याकांड के नाम से जाना गया। यह खबर अखबार की सुर्खियों में बहुत दिन तक रही। सुखबीर सिंह इस सारी सामाजिक विद्रूपता पर कुछ सवाल पूछते हैं। दलित पर अत्याचार क्यों? सूदखोरी के शिकार क्यों? उनके कुएं और शमशान अलग क्यों? वे कहते हैं कि जो कुत्ता संस्कृति आदमी को आदमी से अलग कर रही है, क्या इसके खिलाफ संघर्ष करना हमारा धर्म नहीं? कहते हैं कि इसके खिलाफ उठानी है आवाज और खून की अंतिम बूंद तक लड़ना है यह युद्ध मेरा अपना है। नागार्जुन ने सदैव इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है कि मैं बहुजन समाज के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। वह कहते हैं कि इस हत्यारे समाज का अंग नहीं बनना चाहता, तभी तो वो प्रतिबद्ध कविता में बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शतदा प्रतिबद्ध हूँ। यदि कभी शोषित पीड़ित के प्रति समर्पित नहीं होता तो उसके मन में यह कैसे आता कि जिस समुदाय का सदियों से शोषण हुआ है उसे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए था।
और वे कहते हैं कि इसी उधेड़ बुन में पढ़कर वे सोचते हैं कि इसका भविष्य किसी ज्योतिषी से दिखवाना है जो बच्चा एक शेष बच गया है। उसी क्षण दलितों के टोले में गरीबदास नाम का ज्योतिषी आता है। जब उससे भविष्य पूछा जाता है तो कहता है कि अरे भगाओ, इस बालक को होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती, यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में। अरे भगाओ, अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। नागार्जुन कहते हैं इतने से भी उनको संतोष नहीं होता है, क्योंकि नागार्जुन की आत्मा समाज के प्रत्येक अन्याय और अत्याचार के प्रति तड़प उठती है। वे कहते हैं कि इसके डर के मारे चोर, गुंडे, हत्यारे, डाकू सब के सब सूखे पत्तों की तरह थर थर कांपेंगे और इसकी अपनी एक पार्टी होगी। यह हमारा प्यारा अछूत शिशु सभी लोगों की रक्षा करने के लिए नई क्रांति का नायक होगा। हिंसा और अहिंसा का सोच समझकर प्रयोग करेगा, क्योंकि इसके हाथ की सारी रेखाओं में अस्त्र शस्त्र के योग हैं। अन्याय को मिटाने में यह समर्थ होगा। और कहा, आगे कहते हैं कि जितनी भी दलित माताएं उन सब के बच्चे क्रांतिकारी और अग्निपुत्र ही पैदा होंगे। दिल ने कहा दलित माताओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे, वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। इसके बाद बुद्धू और खदेरन दोनों वृद्ध सलाह करते हैं कि इस बालक को वैसे ही पालन पोषण करेंगे जैसे बाबा गरीबदास ने बताया है। समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सच्चाई पर नागार्जुन की नज़र पहुंच जाती है, जहां सामंती लोग सोचना क्या देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक रिक्शा चालक के पैरों पर कवि की दृष्टि गई तो उस दृष्टि ने उसके फटे पैरों को, उस दर्द को छू लिया जिसे भाग्य मानकर जी रहा था। कहते हैं कि दे रहे थे गति रबर विहीन ठूंठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो दो नहीं तीन तीन चक्र कर रहे थे, मात्र त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। इसी तरह की एक बहुत चर्चित कविता है नागार्जुन की, कालिदास। इसमें कहते हैं कि इंदुमती के मरने के बाद जो पीड़ा है वह तुम्हारी स्वयं की है या अज की है। कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया रथ का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दीर्घ धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। इससे स्पष्ट है कि नागार्जुन कहते हैं कि सदैव आम आदमी की पीड़ा से पीड़ित थे, क्योंकि उनकी कविता का जो धरातल है वो बिल्कुल भोगे हुए धरातल पर आधारित उनकी कविता की ज़मीन तैयार होती है। और यहाँ तक नहीं, वो कहते हैं कि जो पीड़ाएं मैं देख रहा हूँ वो मैंने स्वयं भी भोगी हैं। एक कविता है, अच्छा किया उठ गए हो दुष्ट। कविता में जनता को समझाता है कि कैसे झूठ के सहारे चोर, बेईमान, डकैत, राजनेता, जमींदार बड़े बड़े महल खड़े करते हैं, रात दिन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी को रौंद कर, पेट पर लात मारकर, खर्राटे लेकर अपने आनंद भवन में सोते हैं और उनकी देश से लेकर विदेश तक उनकी जय जयकार होती है। नागार्जुन कहते हैं कि हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदगर्जी हैं, लालची हैं, चापलूस हैं। लोग इनको सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद करने पर तुले हुए हैं। जनवादी सोच और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता इस बात का प्रमाण है कि उन सभी लोगों को बार बार नमन और प्रणाम करते हैं जो अपनी जोशीली वाणी के माध्यम से शोषित एवं दलित लोगों को गहरी नींद से जगाते हैं। इतना ही नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती है, वे उस व्यक्ति के सामने भी नतमस्तक होते हैं जिन्होंने छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण प्रयास किए, भले ही वे सफल न हुए हों। समाज में समानता लाने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। यहाँ तक कि इतिहास में भी जिनको जगह नहीं दी गई वे छूट गए, लेकिन कभी विपरीत परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। ऐसे लोगों को नागार्जुन बार बार प्रणाम करते हैं
और ऐसा कवि जिसने कभी टेढ़ी मेढ़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया, कभी दुरूह शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया। सीधे सीधे भाषा में बात करते हैं नागार्जुन, क्योंकि उनकी कविता की जो भाषा है आम आदमी की भाषा है। कहते हैं कि कुली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं, ठेला हैं, धूल धुआं फांक से पड़ता है सांप का, थके मांदे जहाँ तहाँ हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। नागार्जुन ने भारत की राजनीति का जो कुरूप चेहरा देखा, उसे देखकर भी वो आग बबूला होते हैं, क्योंकि उनको राजनेताओं के दोगले चरित्र का पता है। वे अच्छी तरह से समझ गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं कि ये आपस में झगड़ते नहीं हैं, बल्कि गांव शहर की भोली भाली जनता को आपस में लड़ने का ढोंग दिखाकर उनको ठग लेते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं से मतलब है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो वो जमींदारों को और राजनेताओं को ललकारते हुए कहते हैं, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। जमींदार हैं बदहवास, हमने उनको ललकारा है, जिसका डांगर उसकी धरती, यही एक बस नारा है। नाहकी हम पिटते आए, व्यर्थ लाठियां खाई हैं, पहचाना अब चोर चोर सब ये मौसेरे भाई हैं। नागार्जुन में ऐसी क्या बात है जो उन्हें अन्य कवियों से अलग खड़ा करती है? वे जैसा जीते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, उसी को वो जनभाषा में लोगों के सामने हूबहू प्रस्तुत कर देते हैं। और कभी भी वे कविता का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। जो मार्क्सवादी प्रारंभ में गरीब, मजदूर, स्त्री, दलित के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वही बाद में अन्य नेताओं की भांति दोहरा मुखौटा ओढ़कर राजनीतिक लाभ लेने लगे। नागार्जुन अभी अपनी एक कविता पक्षधर में लोगों से कहते हैं कि साधारण जनजीवन से अलग होकर रहना भी कोई जिंदगी में जिंदगी है। वह कहते हैं कि जिसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होगी, थोड़ी भी मानवता होगी, तो वो साधारण जनजीवन से अलग रह ही नहीं सकता है। और वो कहते हैं कि एक कहावत भी है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वो कहते हैं कि इस सड़ी हुई जीर्ण शीर्ण संस्कृति सभ्यता को पुनः जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें उस जनक्रांति का दामन थामना होगा जो अपने अधिकारों के लिए जंगे ऐलान की मशाल लेकर आगे बढ़ रही है। कहते हैं कि इन साधारण जनों से अलहदा होकर रहो मत, कलाधर या रचेता होना पर्याप्त नहीं है, पक्षधर की भूमिका धारण करो, विजयनी जनवाहिनी का पक्षधर होना पड़ेगा। अगर तुम निर्माण करना चाहते हो जीर्ण शीर्ण संस्कृति को, अगर सब प्राण रखना चाहते हो। वह साफ साफ बोलता ही नहीं, बल्कि सीना तान के और आंखें में आंखें डालकर बात करता है। इस बात की प्रशंसा नागार्जुन के अनेक समानधर्मी कवियों ने की है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा समाज क्या कहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन और समाज की विसंगतियों को बड़ी साफ को इससे प्रस्तुत करने वाले एकमात्र कवि हैं बाबा नागार्जुन। उनकी मानवीय संवेदना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, हर क्षेत्र में दिखाई देती है। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में साधारण जनजीवन और शोषित लोगों का साथ नहीं छोड़ा। जो उनकी आत्मा ने उनसे कहा वही उन्होंने कहा, लिखा, वही बोला, वही अनुभव किया। काव्य ही नहीं, गद्य में भी उन्होंने अपने मानवीय व्यवहार का परिचय बहुत आसानी से दे दिया। और इतना नहीं, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि समस्त जनमानस का आह्वान करता है कि तुम्हें आज नहीं तो कल शमशीर उठाना ही होगा, तभी बनेगा एक जाति विहीन वर्ग विहीन समाज। इसलिए वो बार बार समस्त जनमानस से कहते हैं, मैं नहीं मरने वाला हूँ, मर मर कर जीने वाला हूँ। यही एक सच्चे कवि का जन संदेश है जो पूरे शोषित और पीड़ित समाज को देना चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।